आईपीसी में हम पहला पेपर है वो डिस्कस करेंगे, जिसमें सेक्शन 1 to 195A इनमें से जितना पोर्शन हमारे सिलेबस में है उसमें मेंस के कौन कौन से क्वेश्चंस बन सकते हैं और उनका आंसर्स कैसे लिखना है। आरजेएस का मेंस आंसर लिखने के तरीके में और एपीओ के मेंस आंसर लिखने के तरीके में थोड़ा सा चेंज आएगा। सबसे पहले तो उस बिंदु पे बात करेंगे हम। आरजेएस में हम सेक्शन नंबर आंसर में स्टार्टिंग में लिखते थे, अभी थोड़ा चेंज करना है आपको। सेक्शन नंबर आपको लास्ट में लिखने हैं ब्रैकेट में, क्योंकि इस पेपर में वर्ड लिमिट होगी आपके। ये जो आपका ईपीओ मेंस का पेपर होगा इसमें वर्ड लिमिट होगी और आपके सामने प्रश्न इस तरीके से आएगा कि 15 to 20 वर्ड्स में लिखिए, 30 वर्ड्स में लिखिए, 50 वर्ड्स में लिखिए, 100 वर्ड्स में लिखिए और लास्ट से लास्ट 200 वर्ड्स में लिखिए। ऐसा कोई लॉन्ग आंसर भी आ सकता है। तो वहाँ जब वर्ड्स काउंट होंगे तो ऐसी कंडीशन में आपको ये सेक्शन नंबर वो स्टार्टिंग में नहीं लिखने हैं। ये जो आप लास्ट में ब्रैकेट में मेंशन करोगे ये काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होंगे, वर्ड लिमिट में काउंट नहीं किए जाएंगे। आपने इनडायरेक्टली उनको बता भी दिया कि साहब इस प्रश्न का आंसर इस सेक्शन से है, इस धारा से है, और आपने वर्ड काउंटिंग से भी बचा लिया। पहले जब आरजेएस आरपीएससी करवाती थी तब पैटर्न यही था, एक आरजेएस मेंस मेरा आरपीएससी में लिखा हुआ और एक आरएस मेंस लिखा हुआ है। तो वहाँ वर्ड लिमिट जब होती थी तो उस समय हम इस तरीके से लिखते थे उनको, ताकि ये वाला जो ब्रैकेट के अंदर का भाग है ये काउंटिंग में शामिल नहीं होगा। यदि आपने इस तरीके से और स्टार्टिंग में लिखा तो ये भी काउंट हो जाएंगे 2-3 वर्ड। तो वर्ड लिमिट क्रॉस नहीं करनी है आपको, ध्यान रखना। वर्ड लिमिट क्रॉस होगी तो इंस्ट्रक्शन रहेगा एक पेपर के ऊपर, ये वर्ड लिमिट क्रॉस करोगे तो नंबर डिडक्ट किए जाएंगे। यदि आपने सब सीमा को जो है वो क्रॉस किया तो आपके अंक जो आए हुए हैं वो काटे जाएंगे। इस तरीके का इंस्ट्रक्शन है वो रहेगा। तो इसलिए इस बात को भी ध्यान में रखना है आप। हालांकि मैंने तो दोनों एग्जाम के अंदर इतना स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं किया था वर्ड लिमिट, जो मेरे दिमाग में आ रहा था वो सब पेस्ट किया था मैंने, वो एक अलग बात है, वो मेरा मामला है, ठीक है। बट आप लोगों के लिए सजेशन ये है कि वर्ड लिमिट। इसमें दूसरी बात ये है कि ये जो ग्रामेटिकल जो वर्ड है ना, ये इज, आर, एम, वाज, वर वगैरह इस तरीके के, हैज, हैव, हैड, ये काउंटिंग में शामिल नहीं होते हैं। तो एग्जैक्ट आपको जो है ना, जहाँ जो जैसे ये ऑफ काउंटिंग में शामिल नहीं होगा, तो इस तरीके के जो है ना उनको काउंटिंग में इंक्लूड नहीं होगा। तो एक लाइन में मैक्सिमम 10 वर्ड हो सकते हैं, भले ही आपने उसमें 15 इज़ार वगैरह लगा के रखे हैं। तो इसको भी है वो ध्यान रखना है आपको। आपके सामने ऐसा क्वेश्चन आ सकता है एपीओ मेन एग्जाम में, डिफाइन द सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट एंड काउंटरफिटिंग अंडर आईपीसी। और इस क्वेश्चन के लिए 3 मार्क्स में ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है और 30 वर्ड्स की लिमिट है वो निर्धारित की जा सकती है। सरकार का सेवक और कूटकरण, इन दोनों शब्दों को जो है वो परिभाषित करिए, ऐसा मुख्य परीक्षा में प्रश्न आ सकता है आपके सामने। और ये 3 अंकों में पूछा जा सकता है और सब सीमा इसके लिए 30 से 40 शब्द है वो रहेंगे। द वर्ड सर्वेंट ऑफ गवर्नमेंट डिनोट एनी ऑफिसर। डायरेक्ट से आपको स्ट्रिक्टली अवेयर रहना है, इधर उधर की फालतू की बातें लिखे बिना, उसमें से भी सब्सटेंशियल पोर्शन लिखना है आपको। डिनोट एनी ऑफिसर और सर्वेंट कंटिन्यू अपॉइंटेड और एम्प्लॉयड in India by or under the authority of government. Every officer or the servant which is continue appointed or employed in India by or under the authority of the government as servant of government, every that officer or servant is the government servant within the meaning of section 14 of the Indian Penal Code. And counterfeiting, a person is said to counterfeit who causes one thing to resemble another thing, intending by means of that resemblance to practice deception or knowing it to be likely that deception will thereby be practiced. Section 28 of Indian Penal Code. शब्द सरकार, ये शब्द भी हटा दे आप, ये बाई मिस्टेक आ गया। सरकार के प्राधिकार द्वारा या प्राधिकार के अधीन भारत के भीतर, सरकार के प्राधिकार द्वारा या प्राधिकार के अधीन भारत के भीतर उस रूप में बने रहने दिए गए, नियुक्त किए गए और नियोजित किए गए किसी भी
या कोई भी जो है वो अधिकारी या सेवक जो है वो क्या है, वो सरकार का सेवक है। तो सबसे पहले तो सरकार का सेवक कौन होगा, एक अधिकारी या एक सेवक होगा। वो कहाँ जो है वो नियुक्त आदि किया गया है, भारत के भीतर किस रूप में जो है वो अधिकारी के रूप में और सेवक के रूप में जिसे रहने दिया गया, मींस वो ब्रिटिश एरा में भी, ब्रिटिश पीरियड में भी ऑफिसर या सर्वेंट था और उसको कंटिन्यू किया है, या नियुक्त किया गया है, अपॉइंट किया गया, या उसे नियोजित किया गया किस रूप में, वो अधिकारी और सेवक के रूप में भारत के भीतर सरकार के प्राधिकार द्वारा या सरकार के प्राधिकार के अधीन, चाहे वो केंद्र सरकार के प्राधिकार से हो चाहे राज्य सरकार के प्राधिकार के भीतर या अधीन। तो ऐसा हर अधिकारी और सेवक क्या है, सरकार का सेवक है। और दूसरी जो इसके लास्ट में ये आपको ब्रैकेट में लिखना है कि धारा 14 भारतीय दंड संहिता, ये भी शॉर्ट में आपको पूरा भारतीय दंड संहिता ऐसा नहीं, बाद शॉर्ट करके और ब्रैकेट अपना कंप्लीट करना है। इसी तरीके से कूटकर्ण की क्या परिभाषा है, जो व्यक्ति एक चीज को दूसरी चीज के सदृश इस आशय से करता है कि वह उस सदृश से प्रवंचना करे, या यह संभावित जानते हुए करता है कि तद द्वारा प्रवंचना की जाए, तो वह क्या करता है, वह कूटकर्ण करता है, यह कहा जाता है। आपको स्पष्टीकरण जो 28 में दे रखा है, कोई इलस्ट्रेशन दे रखा है, कुछ भी नहीं लिखना। ये सिंपल सी जो डेफिनेशन 2 लाइन में कंप्लीट हो रही, इतनी ही प्रश्न के उत्तर में लिखनी है, और लास्ट में कौन से सेक्शन में डेफिनेशन दे रखी है, वो सेक्शन नंबर और कंसर्न लॉ का नाम, धारा 28 और भारतीय दंड संहिता या भादस। इसी तरीके से आपके सामने क्वेश्चन आ सकता है, डिफाइन द वॉलेंट्री या वॉलेंट्रीली, वॉलेंट्रीली 2 मार्क्स में पूछा जा सकता है ये आपसे। वर्ड लिमिट इसमें 20 तक की हो सकती है। स्वेच्छा को आईपीसी में परिभाषित करिए, भारतीय दंड संहिता में परिभाषित करिए। कहां दे रखी है डेफिनेशन, सेक्शन 39 आईपीसी में दे रखी है। क्या है, अ पर्सन इज सेड टू कॉज एन इफेक्ट वॉलेंट्रीली when he causes it by means whereby he intended to cause it, or by means which at the time of employing those means he knew or had reason to believe to be likely to cause it. Then section 39 and IPC in bracket, हिंदी में कोई व्यक्ति किसी परिणाम को, इफेक्ट के लिए क्या वर्ड है हिंदी में, परिणाम। कोई व्यक्ति किसी परिणाम को स्वेच्छा कारित करता है, यह कब कहा जाता है, यह तब कहा जाता है जब वो उन साधनों द्वारा कारित करता है जिसके द्वारा कारित करने का उसका आशय था, या उन साधनों द्वारा कारित करता है जिन साधनों को काम में लाते समय वह जानता था या यह विश्वास करने का कारण रखता था कि उनसे उसका कारित होना संभाव्य था, तो वो परिणाम उसने कैसे कारित किया है, स्वेच्छा कारित किया। इन शॉर्ट हम ये कह सकते हैं, यदि आशय पूर्वक ज्ञान के साथ या विश्वास का कारण रखते हुए कोई परिणाम कारित किया गया तो वो क्या कहलाएगा, वो स्वेच्छा कारित करना कहलाएगा। इस धारा 39 भारतीय दंड संहिता के अंतर्गत कोई इलस्ट्रेशन लिखने की जरूरत नहीं, कुछ भी एडिशनल, ये भी एक्सेसिव है, बैरक्ट में दिया गया ये इटसेल्फ एक्सेसिव है। तो आप जितनी बैरक्ट में डेफिनेशन दे रखी उतना ही आपको मेंशन करना है, एक्स्ट्रा कुछ भी नहीं लिखना है। नेक्स्ट, डिफाइन जज। ये भी वैसे 20 वर्ड्स में इसकी डेफिनेशन कंप्लीट भी नहीं होगी, ये उनको 3 मार्क्स में पूछना पड़ेगा और 30 वर्ड्स तो एटलीस्ट देने पड़ेंगे इस डेफिनेशन के लिए। डिफाइन जज, न्यायाधीश को जो है वो आईपीसी में परिभाषित करिए। सेक्शन 19 is concerned to the definition of judge. What definition is provided in section 19? The judge denotes not only every person who is officially designated as a judge, but also every person who is empowered by law to give in any legal proceeding, whether civil or criminal, a definitive judgment or a judgment which, if not appealed against, would be definitive, or a judgment which, if conferred by some other authority, would be definitive, or who is one of a body of person, which body of person is empowered by law to give such a judgment. Section 19 इंडियन पीनल कोड, न्यायाधीश शब्द जो है
इसको धारा 19 में परिभाषित कर रखा है। क्या परिभाषा दे रखी है? न्यायाधीश शब्द न केवल हर ऐसे व्यक्ति का द्योतक है जो पद रूप में न्यायाधीश अभिहित है, किंतु उस हर व्यक्ति का भी द्योतक है जो किसी विधिक कार्रवाई में, चाहे वो सिविल है या दंडिक है, अंतिम निर्णय या ऐसा निर्णय जो उसके विरुद्ध अपील न होने पर अंतिम हो जाए, या ऐसा निर्णय जो किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा पुष्ट किए जाने पर अंतिम हो जाए, उस अंतिम निर्णय देने के लिए विधि द्वारा उसको सशक्त किया गया है, ऐसा हर व्यक्ति भी जो है वो क्या है? न्यायाधीश है। तथा जो उस व्यक्ति निकाय में से एक हो या व्यक्तियों के निकाय में से एक हो, जो व्यक्ति निकाय ऐसा निर्णय देने के लिए, ऐसा का मतलब डेफिनेटिव जजमेंट, अंतिम निर्णय देने के लिए जो है विधि द्वारा सशक्त किया गया, यदि उस व्यक्तियों के निकाय का वो सदस्य है या उनमें से कोई एक है, जहां 2 और मोर जजेस की बेंच जो है वो कोई डिसीजन है वो दे रही है, तो वहां यदि उस बेंच का वो मेंबर है, वो भी क्या है? वो भी है वो जज है, धारा 19 के है वो अर्थ में। और लास्ट में जो है धारा 19 भारतीय दंड संहिता, ये आपको मेंशन करना, ये इसी का सरलीकरण है, कोई रिपीटेशन की कोई आवश्यकता है वो नहीं। आप चाहे तो डायरेक्ट जैसा दे रखा था वैसा, या पॉइंट्स में आप लिखना चाहे तो ऐसा भी लिख सकते हैं। ऐसा प्रत्येक व्यक्ति जो पद रूप से न्यायाधीश अभिहित है। क्या? हाँ, इस मार्क्स तो थोड़ा सा वेरिएशन तो आएगा। यदि उसमें से 3 में से 3 या 2 में से 2 मिल सकते थे, इसमें 1.5 या 2.5 मिलने की गुंजाइश हो जाएगी। यदि एग्जैक्ट याद नहीं हो, एग्जैक्ट याद है तो जैसा डायरेक्ट में दे रखा वही आपको फॉलो करना है। यदि नहीं हो रहा है तो देन आप एसेंशियल्स पे या पॉइंट्स पे भी आ सकते हैं। नेक्स्ट, डिफाइन हार्बर। डिफाइन हार्बर इन इंडियन पेनल कोड, संश्रय जो शब्द है इसको भारतीय दंड संहिता में परिभाषित करिए। ऐसा 2 मार्क्स में क्वेश्चन आ सकता है आपके सामने, और 20 वर्ड्स की लिमिट भी है वो दी जा सकती है। Harbor is defined in section 52A of Indian Penal Code. What definition has been provided in 52A except in section 157 and in section 130 in case in which the harbor is given by the wife or husband of the person harbored. Except this, the word harbor includes the supplying a person with shelter, food, drink, money, clothes, arms, ammunition or means of conveyance, or assisting a person by any means whether of the same kind as those enumerated in this section or not, to evade apprehension. Supply of the all these things or the any things which is helpful for evading the apprehension or arrest of the concerned person, that everything included in the term harbor in section 52A, except the supply of these things given by a husband to wife or wife to husband under section 157 or 130 of the Indian Penal Code, that does not constitute the offence of harbor. धारा 157 में के और धारा 130 में वहां के सिवाय जहां की संश्रय संश्रित व्यक्ति की पत्नी या पति के द्वारा है वो किया गया, मीन्स यदि पत्नी अपराधी है तो पति के द्वारा इन चीजों की सप्लाई की गई हो, और यदि पति अपराधी है तो पत्नी के द्वारा इन चीजों की सप्लाई की गई है। धारा 157 और 130 में कवर होने वाले अपराध के अपराधी को तो वहां संश्रय का अपराध है वो गठित नहीं होगा। इन 2 धाराओं में दी गई परिस्थिति को छोड़कर संश्रय जो शब्द है इसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को आश्रय, भोजन, पेय, धन, वस्त्र, आयुध, गोला बारूद और प्रवरण का कोई साधन मीन्स व्हीकल एट सकता, या किन्हीं साधनों के द्वारा जो है किसी व्यक्ति की सहायता पकड़े जाने से बचने के लिए की जाए तो वो अन्य साधन भी क्या है इस संश्रय शब्द के अंदर शामिल है। संश्रय शब्द के अंदर जो है आश्रय देना उसको मीन्स रहने की सुविधा देना, उसको खाना खिलाना, पानी, कोल्ड ड्रिंक एटसेट्रा पिलाना, वस्त्र देना उसको पहनने के लिए, पैसे देना है वो, आयुध, गोला बारूद आदि जो है वो उपलब्ध करवाना, व्हीकल एटसेट्रा कोई देना एक जगह से दूसरी जगह है वो जाने के लिए, और अन्य भी कोई साधन उपलब्ध करवाना जिसके माध्यम से वो गिरफ्तारी से बच सके,
अन्य कोई साधन से उसकी सहायता करना, गिरफ्तारी से बचने के लिए, ऐसा हर चीज जो है वो क्या होगी, वो संश्रय शब्द के अंदर है वो शामिल होगी। नेक्स्ट, एक्सप्लेन द सेक्शन 121 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। 20 वर्ड्स की लिमिट में और 2 मार्क्स में इस तरीके का क्वेश्चन पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 121 को समझाइए। व्हाट प्रोवाइडेड अंडर 121 ऑफ द इंडियन पीनल कोड। वेजिंग, ये आपको जो है टाइटल जो है ये नहीं लिखना है, सीधा आपको जो है अंदर कंटेंट्स में दे रखा वहीं से स्टार्ट करना है। Whoever wages war against the government of India or attempts to wage such war or abets the waging of the such war shall be punished with the death, imprisonment for life and shall also be liable to fine। इस इलस्ट्रेशन की वैसे कोई आवश्यकता नहीं है। Adjoining an instruction against the government of India, he has committed the offence defined in this section and it is provided under 121। भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करना, युद्ध का प्रयत्न करना, युद्ध का दुष्प्रेरण करना, ये टाइटल नहीं लिखना है आपको, सीधा स्टार्ट करना है आपको जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध, क्योंकि ये टाइटल में लिखी हुई बातें ही वापस रिपीट होगी तो काउंटिंग में डबल हो जाएगा आपके लिए। जो कोई भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करेगा, युद्ध करने का प्रयत्न करेगा या युद्ध करने का दुष्प्रेरण करेगा, वह मृत्युदंड से भी दंडित किया जा सकता है और आजीवन कारावास से भी दंडित किया जा सकता है और उसके साथ जुर्माना भी अधिरोपित किया जा सकता है उस पर। यह भी आपको दोबारा लिखने की जरूरत नहीं है। दृष्टांत, वैसे वर्ड्स इस सेक्शन में कम है, आप चाहे तो एक आध इलस्ट्रेशन इसमें जो बैरेक्ट में दे रखा है उसको रेफर कर सकते हैं। भारत सरकार के विरुद्ध का जो है विद्रोह में शामिल होता है। क ने क्या किया है, अब वो धारा 121 में परिभाषित भारत सरकार के विरुद्ध युद्ध करने का अपराध किया है और लास्ट में आप 121 भारतीय दंड संहिता ऐसा वो ब्रैकेट में लिख सकते हैं। नेक्स्ट वन, एक्सप्लेन द सेक्शन 194, 195 एंड 195A ऑफ द इंडियन पीनल कोड। ऐसा 40 या 50 वर्ड्स लिमिट के साथ आपसे पूछा जा सकता है। 3 मार्क्स में भी आ सकता है, 4 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 194, 195 और 195 क को समझाइए। Whoever gives or fabricates the false evidence, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offence which is capital by the law for the time being in force in India shall be punished with the imprisonment for life or with rigorous imprisonment for a term which may extend to 10 years and shall also be liable to fine। And if innocent person be thereby convicted and executed, the death punishment is executed against the concerned person, and if an innocent person be convicted and executed in consequence of the such false evidence, the person who gives the such false evidence shall be punished with either death or the punishment herein before described, means LI or the 10-year and fine। 195, giving or fabricating false evidence with intent to procure the conviction of offence punishable with imprisonment for life or 7 years or upward। Whoever gives or fabricates the false evidence, intending thereby to cause or knowing it to be likely that he will thereby cause any person to be convicted of an offence which is by law for the timing in force in India is not capital but punishable with imprisonment for life or imprisonment for a term of 7 years or upward shall be punished as a person convicted of that offence would be liable to be punished। 195A, threatening any person to give the false evidence। Whoever threatens the another with any injury to his person, reputation or property or to the person reputation of the anyone in whom that person is interested with intent to cause that person to give false evidence shall be punished with the imprisonment of the either description for a term which may extend to 7 years or with fine or with both,
and if innocent person is convicted and sentenced in consequence of the such false evidence with death or imprisonment for more than 7 years, the person who threatens shall be punished with the same punishment and sentenced in the same manner as to the same extent the such innocent person is punished and sentenced. All these provisions provided in 194, 195 and 195A of the Indian Penal Code. सब मिला के डेफिनेशन तो है ही नहीं इसमें बस हवाला है वो दे रखा है कि इस इंटेंशन के साथ ये कृत्य किया तो ये पनिशमेंट रहेगा। तो थोड़ा लंबा हो रहा है, मुझे भी दिख रहा है इसमें जितनी वर्ड लिमिट है ना, इसको और थोड़ा शॉर्ट कर सकते हो आप। कृत्य क्या है एंड पनिशमेंट को भी आप शॉर्ट में जो है LI एंड फाइन, हाँ बहुत लंबा चौड़ा इस कारावास तक के उन शब्दों को और शॉर्ट कर सकते हैं। यस, धारा 194 देखेंगे आप, मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए दोष सिद्ध कराने के आशय से मिथ्या साक्ष्य देना और गढ़ना। जो कोई भी भारत में तत्समय प्रवर्त विधि द्वारा मृत्यु से दंडनीय अपराध के लिए किसी व्यक्ति को दोष सिद्ध कराने के आशय से या संभाव्यत तद्वारा दोष सिद्ध कराएगा, यह जानते हुए मिथ्या साक्ष्य देगा या गढ़ेगा, तो उसे सामान्यतः आजीवन कारावास से या कठिन कारावास जिसकी अवधि 10 वर्ष तक हो सकती है और जुर्माने से है वो दंडनीय होगा। और यदि निर्दोष व्यक्ति को उस मिथ्या साक्ष्य देने के परिणाम स्वरूप क्या किया जाए, दोष सिद्ध किया जाए और उसे फांसी दे दी जाए, उस मृत्युदंड का जो है एग्जीक्यूशन भी हो जाए उसके विरुद्ध, तब ऐसे निर्दोष व्यक्ति को ऐसे मिथ्या साक्ष्य के परिणाम स्वरूप दोष सिद्ध कर दिया जाए, तो मिथ्या साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को वो है वो मृत्युदंड से या इससे पहले वाले पैरा में जो पनिशमेंट पड़ा आपने आजीवन कारावास या 10 वर्ष तक का कठिन कारावास और जुर्माना, इससे वो दंडित किया जाएगा। 195 आजीवन कारावास या कारावास से दंडनीय अपराध में कारावास कितना है, 7 वर्ष या उससे अधिक, 7 वर्ष या उससे अधिक। आजीवन कारावास से दंडनीय अपराध या 7 वर्ष या उससे अधिक अवधि के कारावास से दंडनीय अपराध जो है उसमें दोष सिद्धि कराने के आशय से यदि मिथ्या साक्ष्य दिया जाए और मिथ्या साक्ष्य गढ़ा जाए तो इस धारा 195 में फॉल होगा। वो किस दंड से जो है वो दंडित किया जाएगा, ऐसा मिथ्या साक्ष्य देने वाले और गढ़ने वाले को उससे वैसे ही दंडित किया जाएगा जैसे वो व्यक्ति दंडनीय होता जो उस अपराध के लिए वो दोष सिद्ध है वो होता। किसी भी व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने की या वो धमकी देना, ये धारा 195 क में अपराध है। जो कोई किसी व्यक्ति प्रतिष्ठा और संपत्ति या किसी व्यक्ति उस व्यक्ति की प्रतिष्ठा को किसी भी उपहति के साथ धमकी देता है जिसमें वो व्यक्ति हितबद्ध है, इस आशय के साथ कि उस व्यक्ति को मिथ्या साक्ष्य देने का कारण होगा, या तो किसी भी भांति के कारावास से दंडित किया जा सकता है जो 7 वर्ष तक या जुर्माने से या दोनों से दंडित हो सकता है। यदि एक व्यक्ति दूसरे व्यक्ति को धमकी देता है क्या करवाने के, मिथ्या साक्ष्य, उसे विवश करके मिथ्या साक्ष्य है वो दिलवाने के लिए, उसको स्वयं के शरीर की प्रतिष्ठा या संपत्ति की या वो क्षतिकारित करने की धमकी, या अन्य कोई व्यक्ति जिसमें वो हितबद्ध है जिसको धमकी दी जा रही उसके जो है वो शरीर की या प्रतिष्ठा को है वो क्षतिकारित करने की धमकी दी जा रही, और उसके कॉन्सिक्वेंस में यदि वो मिथ्या साक्ष्य है वो दे देता है या वो धमकी एग्जीक्यूट हो जाती है, तो ऐसी कंडीशन में धमकी देने वाले व्यक्ति को 7 साल तक का कारावास या जुर्माना या दोनों से दंडित किया जाएगा। और निर्दोष व्यक्ति को यदि इस 195 क में दी गई धमकी के अनुसरण में क्या कर दिया जाए, मृत्यु से या 7 वर्ष से अधिक कारावास से दंडनीय अपराध में दोष सिद्धि हो जाए और उस दोष सिद्धि का यदि एग्जीक्यूशन जो भी पनिशमेंट दिया गया उसका निष्पादन हो जाता है, तो ऐसा व्यक्ति जो धमकी देता है 195A में, उसको भी उसी दंड से ही दंडित किया जाएगा और उसी रीति में और उसी सीमा तक है वो दंडाधिष्ट किया जाएगा जिस दंड से है वो उस धमकी के परिणाम स्वरूप उस व्यक्ति को जो है वो दंड मिला है। यदि उसको डेथ पनिशमेंट मिला है तो धमकी देने वाले को भी डेथ, उसको एलआई से पनिश किया गया है तो धमकी देने वाले को भी एलआई, उसको 10 वर्ष के कारावास से दंडाधिष्ट किया गया तो धमकी देने वाले को भी क्या है वो 10 वर्ष के कारावास से वो दंडाधिष्ट किया जाएगा। लास्ट में आपको सेक्शन नंबर धारा 194, 195 और 195 का है वो मेंशन करना होगा, या आप ऐसा भी कर सकते हैं जैसे ये पहली धारा जो है वो समाप्त हुई, यहाँ आप
ब्रैकेट में जो है वो धारा 194 लिख सकते हैं। जहां 195 एंड हो रही है वहां आप 195 है वो लिख सकते हैं, और जहां 195A है वो एंड हो रहा है वहां आप जो है वो धारा 195 का है वो लिख सकते हैं। ऐसा भी कर सकते हैं, थोड़ा एग्जामिनर के लिए भी सुविधा रहेगी। डिफाइन द wrongful gain and wrongful loss, gaining wrongfully and losing wrongfully। सदोष अभिलाप, सदोष हानि, सदोष अभिलाप प्राप्त करना और सदोष हानि उठाना, इन शब्दों को परिभाषित करिए। ऐसा प्रश्न मेन एग्जाम में आपके सामने आ सकता है 50 वर्ड्स लिमिट के साथ, और 3 मार्क्स में भी पूछा जा सकता है और 4 या 5 में भी पूछा जा सकता है। क्या डेफिनेशन होगी इसकी? wrongful gain is gain by unlawful means. It is provided in section 23 of IPC by unlawful means of property to which the person gaining is not legally entitled. And wrongful loss ये आपको रिपीट नहीं करना है, एक ही बार। wrongful loss is the loss by the unlawful means of property to which the person losing it is legally entitled. And gaining wrongfully, a person is said to gaining wrongfully. A person is said to gaining wrongfully when such person retains wrongfully as well as when such person acquires wrongfully. And losing wrongfully, a person is said to be lost wrongfully when such person is wrongfully kept out of any property as well as when such person is wrongfully deprived of property. Then section 23 of Indian Penal Code, हिंदी में भी विधिवत साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है जिसका वैध रूप। सदोष अभिलाप, सदोष अभिलाप विधिवत साधनों के द्वारा ऐसी संपत्ति का अभिलाप है जिसका वैध रूप से हकदार अभिलाप प्राप्त करने वाला व्यक्ति नहीं है। सदोष हानि, विधिवत साधनों के द्वारा संपत्ति की हानि है जिसका वैध रूप से हकदार हानि उठाने वाला है वो व्यक्ति है। सदोष अभिलाप प्राप्त करना, कोई व्यक्ति सदोष अभिलाप प्राप्त करता है यह तब कहा जाता है जबकि वो व्यक्ति उस संपत्ति को सदोषतः रखे रखता है, और तब भी जब वो व्यक्ति सदोष जो है वो संपत्ति का अर्जन करता है। रखे रखता है रिटर्न, और एक्वायर्ड अर्जन, तो हम क्या कहेंगे? सदोष अभिप्राप्त करता है ये कहेंगे। और सदोष हानि उठाना ये कब कहा जाएगा? कोई व्यक्ति सदोष हानि उठाता है ये तब कहा जाएगा जबकि उससे किसी संपत्ति से सदोष अलग रखा जाता है, और तब भी जबकि किसी संपत्ति से सदोष उसको वंचित किया जाता है। संपत्ति से बेदखल या अलग किया जाता है या सदोष संपत्ति से वंचित किया जाता है, तब हम क्या कहेंगे? सदोष हानि उठाता है, ऐसा है वो कहेंगे। धारा 23 और भाग 10 शॉर्ट में आपको मेंशन करके और ब्रैकेट